जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा के लिए तथा उत्तर प्रदेश के आयोग की सभी परीक्षाओं के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों की श्रृंखला, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और दिए गए सभी प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो किसी न किसी परीक्षा में अवश्य पूछे गए हैं। इसलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है, किस क्रमांक का शब्द तत्सम है? यानी कुंवारा, कूप, कुल्हाड़ी या फिर काठ, इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है? अब पहले इस बात का जिक्र कर लेते हैं कि तत्सम होता क्या होता है। तत्सम वो शब्द होते हैं जो कि संस्कृत से हूबहू उठाकर हिंदी में प्रयोग कर दिए जाते हैं, उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अगर हमने कहा कार्य, तो कार्य जो होता है वो संस्कृत का शब्द है, उसको उठाकर हूबहू हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। हमने कहा कूप, इस चारों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन दिया हुआ है कूप, और कूप हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये है तत्सम। यदि इस संस्कृत के शब्द को जब हम विपरीत अर्थ करके, विपरीत अर्थ नहीं, हम उसको जो है कि रूपांतरित करके हिंदी में प्रयोग करते हैं, थोड़ा बहुत परिवर्तन करके, तो उसको हम कहते हैं तद्भव। और वैसे जो संस्कृत के शब्द हम वैसे प्रयोग करते हैं वो हमारा क्या हो जाता है? तत्सम हो जाता है। और ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पे, क्या? कूप। कौन सा तत्सम शब्द है? कूप। बाकी कुंवारा, कुल्हाड़ी और काठ, ये तीनों के तीनों तद्भव हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कोयला में संज्ञा शब्द का भेद बताएं। अब कोयला जो है, इसमें कौन सी संज्ञा है? संज्ञा तो पहले जान लेते हैं। संज्ञा जो है वो पद का पहला पार्ट होता है, और संज्ञा 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक तथा भाववाचक। अब ये पूछ रहे हैं हमसे कि कोयला में संज्ञा शब्द का भेद बताइए। जब किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के जाति का बोध कर दिया जाता है कि भाई इसको हम किसी और तरीके से कह सकते हैं, इसके अंदर कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं, तो हम उसको जातिवाचक संज्ञा के रूप में देखते हैं। और कोयला जो है, कोयला एक जातिवाचक संज्ञा ही है। कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि कोयले को हम ये कह सकते हैं, भाई कोयला भी कई प्रकार का होता है, एंथ्रेसाइट होता है, बिटुमिन होता है, और तमाम प्रकार के कोयले के प्रकार होते हैं, तो हम कह देंगे कि कोयला जातिवाचक संज्ञा का रूप है। अगला प्रश्न, निम्न में से अयोगवाह किसे कहा गया है? ध्यान समझिएगा, अयोगवाह जो है वो व्यंजन होता है, और अयोगवाह व्यंजन वर्णमाला के अंग अह को अगर देखा जाए, जो अंग हैं और अह हैं, ये दोनों के दोनों अयोगवाह कहे जाते हैं। और कह रहा है अयोगवाह निम्न में से कौन सा है? संयुक्त स्वर। इसमें बताइए संयुक्त स्वर है क्या? आपने कहा बिल्कुल नहीं। घोष, आपने कहा बिल्कुल नहीं। घोष का मतलब होता है कि तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड जो होता है किसी वर्ग का, वो सघोष या घोष कहते हैं उसको। महाप्राण, आपने कहा दूसरा और चौथा वर्ड किसी वर्ग का, वो कहा जाता है महाप्राण। तो यहाँ पे विसर्ग जो है, विसर्ग अह देख रहे हैं ना, तो विसर्ग जो है ये अयोगवाह व्यंजन के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, किस वाक्य में अपादान कारक है? ध्यान समझिए, अपादान कारक। अब कारक चूंकि होते हैं 8 प्रकार के। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काके की संबोधन ए हे अरे अधिकरण में पर। ठीक है, इस प्रकार के 8 कारक होते हैं। उन 8 कारकों में हमसे पूछ रहे हैं कि भाई अपादान कारक किसमें है? और अपादान कारक वहाँ पे होता है जब ऐसी विभक्ति का प्रयोग किया जाए जिससे हमको ये जानकारी मिले कि भाई एक वस्तु का या व्यक्ति का या स्थान का दूसरे से अलगाव हो रहा है। तो हमने कहा बच्चे बस से विद्यालय जाते हैं, तो आपने कहा बच्चे बस से विद्यालय जाते हैं तो कोई अलगाव तो है नहीं। 1 अप्रैल को परीक्षा होगी, यहाँ भी किसी अलगाव का जिक्र नहीं हो रहा है। गंगा हिमालय से निकलती है, आपने कहा बिल्कुल सही बात है, गंगा हिमालय से अलग हो रही हैं, और जब अलगाव का जिक्र होने लगे तो वहाँ पे हम कहते हैं अपादान कारक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आलेखन का दूसरा नाम क्या है? आलेखन एक हिंदी का शब्द है, उस आलेखन का दूसरा नाम जो होता है उसको कहते हैं प्रारूपण, और ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सही वर्तनी वाला शब्द बताएं। वर्तनी से संबंधित सवाल उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षाओं में लगातार धुआंधार पूछा जाता है, तो बहुत ध्यान से इसको लगातार प्रैक्टिस में रखिए। और वर्तनी का सबसे बेहतरीन उपाय केवल और केवल प्रैक्टिस है, इस बात को ध्यान रखिएगा। युधिष्ठिर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे ऑप्शन में आप बताएंगे युधिष्ठिर कौन सा बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है युधिष्ठिर बिल्कुल
सही लिखा हुआ है। युद्ध में स्थिर रहने वाला, आपसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में पूछता है, युद्ध में स्थिर रहने वाले को क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे युधिष्ठिर कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, कामिनी घर से भाग गई, इस वाक्य में कौन सा कारक है। अभी अभी हम लोगों ने कारक 8 प्रकार के पढ़े और उन 8 प्रकारों में हम लोगों ने बात की अपादान कारक का, और जब किसी एक का दूसरे से अलगाव होता है तो हम कहते हैं अपादान कारक होता है। कामिनी घर से भाग गई तो कामिनी का घर से अलगाव हो गया, तो यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में कह रहा है नाम धातु नहीं बनती है। ध्यान समझिएगा, नाम धातु क्या होता है। देखिए, धातु जो होता है वो क्रिया का, किसी भी क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे हम कहते हैं धातु। जैसे खाना में खा धातु है, जाना में जा धातु है, पीना में पी धातु है। उसी प्रकार से ये जो नाम धातु होता है वो नाम धातु संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनता है। किससे, संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से बनता है। जैसे लात संज्ञा है ना, लात से लतियाना, गाली से गरियाना, है ना, हाथ से हथियाना। ठीक है, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से ये क्या बनते हैं, नाम धातु बनते हैं। इनको नाम धातु कहते हैं। क्रिया से नाम धातु नहीं बनते हैं। कह रहे हैं नाम धातु किससे नहीं बनते, तो आपने कहा क्रिया से नहीं बनते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण समझिएगा, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। एक सार्वनामिक होता है, एक गुणवाचक होता है, फिर संख्यावाचक होता है और फिर परिमाणवाचक होता है। तो सार्वनामिक विशेषण का मतलब होता है कि ऐसा विशेषण जो सर्वनाम के स्थान पर सर्वनाम की तरह प्रयोग किया जाए उसे हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। देखिए, रैली में लाखों लोग पहुंचे, थोड़ा दूध लाया हूं, किताब के थोड़े पन्ने बाकी हैं, वह खंभा गिर गया। वह, यह, वह का अक्सर प्रयोग किया था सार्वनामिक विशेषण में। आप कहेंगे वह खंभा गिर गया, तो यहाँ पे वह जो है वो सर्वनाम है। कौन सा, निश्चयवाचक सर्वनाम। और निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग इस संज्ञा के पहले आ गया विशेषण के रूप में, तो हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण है। और हम कहते हैं ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहे हैं अध्यास्थे पद में उपसर्ग कौन सा है। अध्यास्थे, अब इस अध्यास्थे पद में उपसर्ग ज्ञात करने के लिए आपको इसका संधि विच्छेद पता होना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, पहले उपसर्ग क्या होता है। किसी भी शब्द के पहले किसी शब्दांश को जोड़ दिया जाए उसको उपसर्ग कहते हैं, और मूल शब्द के बाद किसी शब्दांश को जोड़ा जाए तो उसको प्रत्यय कहते हैं। हमसे पूछे उपसर्ग यानी अध्यास्थे में, अध्यास्थे के पहले कुछ लगा हुआ है क्या, तो आपने कहा बिल्कुल सही बात है, ये अधिधन आस्ते, अधिधन आस्ते। अब इसका संधि विच्छेद आपने कर लिया, ये यड़ संधि के अंतर्गत आता है, ईधन अ बराबर य होता है, तो अधिधन आस्ते अध्यास्ते हो जाता है। और आपने कहा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पे उपसर्ग किसका प्रयोग किया गया है, अधि का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहे हैं बचपन के दिन भी क्या दिन थे, तितली बन उड़ते रहते थे। कह रहे हैं कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे जितने भी शब्द हैं वो सारे सारे तद्भव के हैं, तो आप कहेंगे तद्भव प्रत्यय के प्रयोग किए गए हैं। प्रत्यय, अभी आपको हमने बताया कि प्रत्यय जो होता है वो मूल शब्द के बाद में जो लगता है उसको प्रत्यय कहते हैं। और प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, तद्धित प्रत्यय और कृदंत प्रत्यय। दोनों का डिस्कशन हम बाद में करेंगे। अभी अगला प्रश्न, सही वर्तनी वाला शब्द बताएं। आपको वर्तनी के लिए विशेष रूप से हिंदी के लिए मैं बता रहा हूं आपको कि यदि आपको हिंदी सुधारना है तो बेस्ट तरीका ये है कि आप प्रतिदिन कोई कहानी या कोई आर्टिकल या न्यूज़पेपर कुछ न कुछ हिंदी के वाक्यों को, आप पैराग्राफ्स को, पेजेस को जरूर पढ़ते रहें। उसी से अब उससे आपका जो है हिंदी बेजोड़ रूप से और तुलनीय रूप से सही होगा। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप हिंदी में कुछ न कुछ डेली पढ़ते रहें। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो आप कहेंगे सही वर्तनी वाला शब्द है शताब्दी, बड़ा श रहेगा और शताब्दी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में कह रहे हैं निम्न में से कौन सा युग्म सही है। प्राण, प्राणो, आपने कहा ना, प्राण जो है अपने आप में बहुवचन होता है, तो प्राण का प्राणो नहीं होगा, ये हो जाएगा गलत। आपने कहा दर्शन, दर्शनों, बिल्कुल गलत बात है, दर्शन अपने आप में बहुवचन है। मुनि, मुनियों, तो आपने कहा बिल्कुल सही है। और आपने कहा मुनि का बहुवचन मुनियों होता है, ये सही रहेगा। और दाम, दामों, ये भी गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुवचन एक वचन की बात किया जाए तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सदैव बहुवचन में होते हैं, उनके बहुवचन नहीं बनते हैं। जैसे प्राण हो गए, दर्शन हो गए, अनेक हो गए, आंसू हो गए, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं ये सदैव जो है बहुवचन में होते हैं, तो इनका बहुवचन नहीं बनता है। इतनी बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहे हैं काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती। भाई ये मुहावरा है।
मुहावरे का अर्थ बताना है भाई। काठ मतलब होता है लकड़ी, काठ मतलब क्या होता है भाई, लकड़ी होता है। और कह रहे हैं लकड़ी की जो हाँड़ी होते हैं ना वो बार बार नहीं चढ़ती। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है भैया कि हाँड़ी तुमने रंग रंगा के भैया स्टील का तो बना दिया, रंग के स्टील बना दिया, लेकिन नीचे है काठ यानी लकड़ी। और जब यानी आपने क्या किया, धोखा दे दिया, बेईमानी किया, आपने छुपा के काम किया। तो एक बार आपने काठ की हाँड़ी चढ़ा दी आग के ऊपर तो दोबारा वो चढ़ने लायक रहेगा नहीं, क्योंकि वो जल जाएगा। ठीक है, तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है भाई, इस मुहावरे का अर्थ होता है छल कपट का व्यवहार जो है हमेशा नहीं चलता। एक बार आपने छल कर लिया, दोबारा उस व्यक्ति से आप छल नहीं कर पाएंगे, इसलिए छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। इसी को मुहावरे के रूप में कहते हैं भाई कि काठ की हाँड़ी बार बार नहीं चढ़ती। अगला, कृदंत क्रिया प्रभावित होती है। देखिए अब यही बात हम कह रहे थे कि जो प्रत्यय जो होती है वो दो प्रकार की होती हैं, एक कृदंत होता है और एक जो होता है उसको हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय जो होता है संज्ञा सर्वनाम आदि में जो प्रत्यय लगता है उसको हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं, और क्रिया के अंत में जो प्रत्यय लगता है उसको हम कृदंत प्रत्यय कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, कृदंत प्रत्यय। तो कह रहे हैं किससे प्रभावित होती हैं, आपने कहा भाई लिंग पुरुष से प्रभावित होती हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न, किस शब्द में सु उपसर्ग का प्रयोग के रूप में नहीं हुआ है। अच्छा, सु जो है वो उपसर्ग के रूप में प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए मैंने अभी आपको पिछले प्रश्न में बताया कि उपसर्ग का तात्पर्य होता है कि शब्द के, ये शब्द है तो इस शब्द के पहले जो शब्द का प्रयोग कर दिया गया वह उपसर्ग होता है। कह रहे हैं सु उपसर्ग का प्रयोग 3 में हुआ है और किसी एक में नहीं हुआ है, किसी 3 में हुआ है और 1 में नहीं हुआ है। हालांकि सु सब में लगा हुआ है, सु सब में लगा हुआ है, लेकिन उपसर्ग के रूप में किसी एक में नहीं लगा है। देखते हैं, सुहास। जब भी उपसर्ग ज्ञात करना हो तो आप एक काम किया करिए कि भाई इसमें से मूल शब्द निकाला करिए। जैसे हास एक मूल शब्द है, हंसने को हास कहते हैं। हास मूल शब्द में सु जुड़ा है, बिल्कुल सही बात है भाई। ये उपसर्ग जो है कि उपसर्ग के रूप में सु का प्रयोग हुआ है। योग्य मूल शब्द है, उसके पहले सु लगा हुआ है, इसका मतलब सु उपसर्ग के रूप में है। खद, सुखद, ये भी सु यहाँ पे किसके रूप में लगा हुआ है, उपसर्ग के रूप में लगा हुआ है। लेकिन यहाँ सुरेंद्र में ये सुरेंद्र जो है वो सुर प्लस इंद्र मिलकर बना हुआ है। क्या मिलकर बना हुआ है, सुर और धन इंद्र। तो आपने कहा ये गुण संधि का पार्ट होता है, और यहाँ पे सु नहीं सुर लगा हुआ है। जो सुर लगा हुआ है तो आपने कहा यहीं पे है, सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहे हैं बनैला शब्द में प्रत्यय क्या है। प्रत्यय जैसा कि आपको बताया, किसी शब्द के अंत में जो जुड़ते हैं वो उसे प्रत्यय कहते हैं। और बनैला में साफ साफ दिख रहा है कि क्या जुड़ा हुआ है, ऐला जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, ऐला जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पुस्तक पर नहीं लिखो में कौन सी अशुद्धि है। पुस्तक पर नहीं लिखो, आप जानते हैं कि भाई लिखना, कहना चाहिए कि पुस्तक पर ना लिखो, है ना। तो आपने कहा कौन संबंधी है भाई, योजक संबंधी, वचन संबंधी, क्रिया विशेष संबंधी, सर्वनाम संबंधी। तो आपने कहा भाई यहाँ पे योजक संबंधी अशुद्धि दिख रही है, तो आपने कहा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहे हैं कबीर दास की रचनाएं जो हैं वो निम्न में से किस कृति में संकलित है। और ये न केवल ये प्रश्न जो है न केवल हिंदी में बल्कि जीके जीएस में भी खूब धुआंधार जबरदस्त पूछा जाता है। आप कहते हैं कबीर दास की जो रचनाएं हैं वो किसमें भाई, पदावली में कि बीजक में, मृगावती में या सूरसागर में। आपने बताया भाई बीजक में। कबीर दास की जो रचनाएं हैं वो बीजक में संकलित हैं। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं कौन सा शब्द विकारी है। अब ये बात बहुत ध्यान से देखिएगा, हिंदी में पद होते हैं। पद होते हैं क्या, देखिए कोई भी शब्द अगर इकलौता है, अकेला है, तो उसको हम शब्द कहते हैं। लेकिन वही शब्द यदि किसी वाक्य में प्रयोग हो गया तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पद। क्या कहते हैं, पद कहते हैं। जैसे हम अगर केवल कहते हैं कि विचार, क्या कहते हैं हम, विचार, तो विचार एक केवल शब्द होगा। लेकिन जब हम कहते हैं कि यह मेरा अपना विचार है, यह मेरा अपना विचार है, तो फिर वो जो विचार होगा वो शब्द नहीं रह जाएगा, वो पद हो जाएगा, क्योंकि वो किसी वाक्य में प्रयोग हो गया है। अब पद कितने प्रकार के होते हैं, तो पद होते हैं 5 प्रकार के। आपने पढ़ा होगा, पहला संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ये चारों के चारों विकारी होते हैं। क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, विकारी। क्या होते हैं, विकारी। इसके बाद 5वां होता है अविकारी, और अविकारी के अंतर्गत 4 होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। ये चारों क्या होते हैं, अविकारी होते हैं। तो हमने कहा भाई विकारी कौन से हैं, संज्ञा, सर्वनाम,
विशेषण क्रिया। तो आपने कहा कौन सा शब्द विकारी है, तो आपने कहा विशेषण यहाँ पे दिख रहा है और विशेषण क्या हो जाएगा, विकारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस प्रकार आज के सेशन का हम लोगों ने 20 प्रश्न भली भांति कंप्लीट कर लिया। यदि आप अंत तक वीडियो देखे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। कोई बात ना समझ में आई हो तो कमेंट कीजिएगा, कोई सजेशंस हो तो उन्हें भी कमेंट में कमेंट कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।